हाय माय डियर स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्या वो स्टेट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमें टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर दूसरे स्केल पर कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं टेम्परेचर की और उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टेट चेंज का टॉपिक। तो चलिए, टेम्परेचर, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, टेम्परेचर क्या होता है ये आप सब अच्छे से जानते ही हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपने यूनिट सुनी होगी कि आज दिल्ली का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि आप वाटर को या मिल्क को कैसे मेजर करते हैं कि ये 2 लीटर वाटर है या 2 लीटर मिल्क है, तो उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं बोल रहा हूं 48 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स आर इन केल्विन। केल्विन इज नथिंग बट इज अनदर स्केल ऑन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड। जैसे कि डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर स्केल है, उसी तरह केल्विन भी एक टेम्परेचर स्केल है। मान लीजिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 डिग्री बोलो, सेल्सियस बोलो या फिर 273 केल्विन बोलो, एक ही बात है। अब मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा, 1 प्लस 273 दैट इज 274 केल्विन। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे वाले टॉपिक्स में केल्विन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चलिए आप मुझे बताइए, 214 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा, तो 214 प्लस 273 784 केल्विन, 487 केल्विन इज द आंसर। तो ये था डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। तो चलिए अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट। तो हेडिंग डालिए, चेंज इन स्टेट। अब क्या होता है चेंज इन स्टेट? अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो क्या वो लिक्विड में चेंज हो सकता है? अगर कोई सामान लिक्विड में है क्या वो गैसेस में चेंज हो सकता है? ये यहां पे अभी क्वेश्चन मार्क है। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। क्या गैसेस से लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है? ये भी हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये जो 3 स्टेट्स हमने पढ़ी थी ये इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैसेस में भी जा सकते हैं, गैसेस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में वापस जाया जा सकता है। अब ये क्यों होता है? तो चलिए लिखिए मेरे साथ, फिजिकल स्टेट्स of matter can be interconverted into each other by following two ways.
ये जो इंटर कन्वर्जन है ये दो तरीके से हो सकता है। क्या है वो दो तरीके? नंबर 1, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। कैसे होगा इससे, ये अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नंबर 2, बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज से ऐसा क्या होता है कि स्टेट कन्वर्ट हो जाती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज कर जाती है। अगर मैं सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होंगे अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। अब इस वाइब्रेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और ये जो हीट होगी ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है ये मैंने आपको अभी समझाया। तो चलिए अब इस चीज को हम लिख लेते हैं, पेपर में कैसे लिखेंगे। स्टार्ट। ऑन इंक्रीजिंग the temperature of solid, the kinetic energy of particles increases. Due to this, increase in kinetic energy, the particles start vibrating. With greater speed. The energy supplied by heat overcome the forces of attraction between particles. Thus, particles leave their fixed positions and
स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अब जब स्टार्ट मूविंग फ्रीली तो इसी को हम कहते हैं लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते थे वो थोड़े से डिस्टेंस होते थे, इतनी टाइटली बाउंडेड नहीं होते थे। एंड solid is converted to liquid। अब सवाल उठता है, सर क्या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे ही ऐसा हो जाता है? तो नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए अब लिखिए, द टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। ये था बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। अब सवाल उठता है कि ये टेम्परेचर है कौन सा जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे? तो बच्चों अगर मैं बात करूं वाटर की, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को हम बोलते हैं आइस। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो अब मुझे बताइए आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस कौन से टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है? तो बच्चों इसका आंसर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, अगर आपने कभी इस फिनोमिना को देखा हो, आइस को वाटर में मेल्ट होते हुए देखा हो, तो जो टेम्परेचर होता है, जो आइस का टेम्परेचर था वही मेल्टेड आइस का, दैट इज वाटर का भी रहता है। तो जो हीट आइस ने अब्जॉर्ब की उसने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। तो ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया तो ये हीट कहां पर गई? इसका जवाब है बच्चों, अगर ये आइस है और ये कन्वर्ट होती है वाटर के अंदर, तो इस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है? तो एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो एनर्जी इसे टेम्परेचर से मिलती है। जब आइस से सारा का सारा उस आइस ने एनर्जी अब्जॉर्ब की और वाटर में चेंज कर ली, अगर अब इसे और एनर्जी मिलेगी तब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अगर इसके बाद और एनर्जी मिले तो वो एनर्जी वाटर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेगा। तो चलिए,
डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट को। अब लेटेंट हीट दो तरीके की होती हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब क्या होती हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? उससे पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? तो फ्यूजन इज नथिंग बट, फ्यूजन is the process of changing solid state to liquid state। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से समझना। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब मान लीजिए ये एक सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ये है लिक्विड। अब मुझे बताइए, क्योंकि सॉलिड है, ये लिक्विड में कब चेंज होगा? जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हीट किया जाएगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? जो एटमॉस्फेयर खुद से प्रेशर लगाता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एक्सटर्नल दूसरे सोर्सेज भी होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर लगाया जा सकता है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिफर हो जाता है। तो हमेशा ये सारे एक्सपेरिमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होते हैं। तो जब सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर हीट दी जाएगी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। अब जितनी अमाउंट ऑफ हीट इस सॉलिड को चाहिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब मान लीजिए किसी सॉलिड के लिए x है लेटेंट हीट, तो जब x के बाद जितनी भी हीट बची होगी वो जब इस लिक्विड को दी जाएगी, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो बाकी की बची हुई हीट लिक्विड को दी जाएगी। वो हीट लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने के काम आएगी। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
फ्यूजन क्यों बोला गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जो हीट का सोर्स है वो कंटिन्यूअस है, मतलब हीट दे ही जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए ही जा रहा है। सॉलिड से एक मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ, मेल्टिंग पॉइंट से लिक्विड बना। अब हीट इतनी ज़्यादा आ रही है कि लिक्विड को भी टेम्परेचर राइज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर लिक्विड जो है वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ने लगेगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के वेपर्स बन जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के से गैसेस में कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो चलिए ये सब हम लिख लेते हैं। Once liquid is formed and heat is given to liquid, then liquid will be converted to गैस। मतलब लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख लेते हैं बच्चों, the temperature at which liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling पॉइंट। अब सवाल उठता है कि टेम्परेचर इंक्रीज से फिर से लिक्विड से गैसेस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर से और तेजी से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब इस वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेशन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन था वो टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो ये दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सेम फिनोमिना जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता था, उसी तरह लिक्विड से गैसेस में भी कन्वर्ट होता है, और जिस टेम्परेचर पर होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था बच्चों इसमें याद रखने वाला। अब जैसे कि हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन से मतलब क्या है? जब कोई लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। तो ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन है। अब
अब हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लिखिए बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a liquid into gases at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। तो जितनी हीट चाहिए होती है 1 kg लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बच्चों इससे 2 क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर at 0 degree Celsius, particles of ice at 0 degree Celsius। अगर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे आपको बताना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स ऑफ वाटर की या पार्टिकल्स ऑफ आइस की। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। तो बच्चों इसका आंसर है, जब आइस से वाटर के अंदर कन्वर्जन होता है तो आइस के पार्टिकल्स को लेटेंट हीट भी दी जाती है। मतलब एनर्जी जो है पार्टिकल्स ऑफ आइस को, आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनको जब एनर्जी मिलती है तो वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर बन जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के पास पहले से जो एनर्जी थी वो तो है ही, प्लस लेटेंट हीट वाली एनर्जी भी है, पर पार्टिकल ऑफ आइस के पास बस नॉर्मल एनर्जी होती है। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर है पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब हमने टेम्परेचर सेम लिया है इसीलिए हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं, अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो कंपैरिजन नहीं हो पाता। अब दूसरा सवाल क्या उठता है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे आप बताइए किसमें ज्यादा एनर्जी होगी। तो बिल्कुल सेम तरीका, क्योंकि वाटर था ये, अब वाटर को जब मैंने लेटेंट हीट प्रोवाइड की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वो बना फिर गैसेस।
वाटर के पास कुछ एनर्जी थी, उसमें जब मैंने लेटेंट हीट को भी ऐड कर दिया, वो एनर्जी बनी गैसेस की एनर्जी। तो वाटर पार्टिकल और वाटर वेपर्स की एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होगी। हमने 100 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स में कन्वर्जन होता है। तो ये थे बच्चे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप इसका आंसर नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। देखिए, हमने सीखा कि सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट होता है। अगर मैं गैसेस में से हीट को बाहर निकाल लूं तो क्या वो लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर है जी हां। तो अगर मैं गैसेस को कूल डाउन कर दूं तो वो लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। ऑन कूलिंग गैसेस कन्वर्ट्स टू लिक्विड एंड ऑन कूलिंग लिक्विड्स इट गेट्स कन्वर्ट टू सॉलिड्स। इसका सबसे आसान एग्जांपल है वाटर। अगर मैं आइस को हीट करता हूं तो वो मिलता है मुझे वाटर लिक्विड। अगर मैं इसको भी हीट करता हूं तो मुझे मिलता है वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स को जब मैं कूल करूंगा तो मिलेंगे वाटर लिक्विड्स, और वाटर लिक्विड को जब मैं कूल करूंगा तो मुझे मिल जाता है आइस, जो कि आपका काम होता है रेफ्रिजरेटर का। अगर हम पानी रखते हैं और हमें मिलती क्या है? आइस। अब मुझे बताइए, सॉलिड्स वाटर लिक्विड क्योंकि कंप्रेस होते हैं, ये है सॉलिड्स, ये है लिक्विड और ये हैं गैसेस। तो अगर आपसे पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है आइस, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर्स में, तो क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं? तो जी हां, हमने जितने भी वाटर सॉलिड लिक्विड और गैसेस में पॉइंट्स पढ़े थे सारे इसके अंदर एप्लीकेबल हैंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सीधा सॉलिड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाए तो, या फिर गैसेस जो है सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड लिक्विड से में चेंज होने की बजाय सीधा गैसेस में चेंज हो जाए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसेस और गैसेस डायरेक्टली टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो चलिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझना बच्चों। द कन्वर्जन of solids directly to gases or gases directly to solid is called
sublimation। तो ये था बच्चों सब्लिमेशन। अगर हम एक डायग्राम बनाएं जिसमें हम सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बनेगा कुछ ऐसा। ये है हमारी लिक्विड स्टेट, इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ये है हमारी लिक्विड स्टेट, ये है हमारी सॉलिड स्टेट, और ये है गैस स्टेट। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली टू लिक्विड, इसको हम बोलते थे फ्यूजन। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड से कन्वर्ट होता है गैसेस में या फिर गैसेस से सॉलिड में, इन दोनों ही प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। और अगर लिक्विड से गैसेस में या फिर गैसेस से लिक्विड में, अगर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। और अगर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होता है तो गैसेस से लिक्विड में, उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थे बच्चों इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या क्या होता है। अब हमें पढ़ने हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। तो चलिए हेडिंग डालिए, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब तो चलिए पहले इसे हम लिख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे। गैसेस कैन बी liquefied by applying pressure and reducing the temperature. When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed and if
द टेम्परेचर इज लोअर, the gas liquefies. तो बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर क्या होता है? अगर किसी गैस पर हम प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर रिड्यूस कर दें तो वो लिक्विफाई कर जाती है। लिक्विफाई का मतलब क्या है? गैसेस का कन्वर्जन टू द लिक्विड्स इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। अब जब गैसेस लिक्विफाई कैसे करती हैं? जब प्रेशर लगाया जाता है तो गैसेस कंप्रेस होती हैं, मतलब छोटी जगह में आ जाती हैं। अब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन की वजह से, और अगर उसके साथ साथ हम टेम्परेचर रिड्यूस कर दें तो हमने पीछे ही पढ़ा था टेम्परेचर रिड्यूस करने से गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हो जाता है अगर प्रेशर को अप्लाई किया जाए और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब आपने सॉलिड CO2 सुना होगा। सॉलिड CO2 या फिर ड्राई, इसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। हमारे आइसक्रीम वेंडर्स जो होते हैं इनके पास ड्राई आइस प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर ये आइसक्रीम को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो मेल्ट ना हो। अब ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है एट 1 atm प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते ही वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है इसीलिए इसे बोला जाता है ड्राई आइस। तो चलिए लिख लेते हैं, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस on decrease of pressure to 1 atm। तो ये था बच्चों इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और अपनी बैक एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। टिल टाइम थैंक यू सो मच। इतना रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।